काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इक्वेशंस है। किसी भी इंस्टेंट टाइम पर किसी की वेलोसिटी निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है। मान लीजिए कि मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने से एक बस जा रही है और बस में बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो बच्चों को लग रहा है कि मैं पीछे जा रही हूँ। इफ आई एम सीइंग कि 12 मीटर है, दैट मीन यू गाइज विल रियलाइज कि ये हमारे पास में एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने फुट में कितने मीटर होते हैं, ताकि आप समझ सको। सो दैट्स व्हाई कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आप यूनिवर्स में कहीं पर हो जहां से आपको अर्थ और सन दिखाई पड़ रहा है, एक मिडिल पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, और उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आप क्या करते हो, मूवमेंट करते हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसी है हमारी क्लास 9th? आई होप कि सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर का नाम है मोशन। तो गाइस, मोशन क्या है और इसको हम डिटेल में समझेंगे, और मैंने ट्राई किया कि काफ़ी कम टाइम में हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जान लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर मोशन। तो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब मानते हो? चलो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मोशन की। तो हमारे पास में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो मैं बोलती हूँ कि यार वो मेरे लिए मोशन में। सेम चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरे हाथ में एक एग है। मैं अगर इसको ऊपर फेंकूंगी, पर फेंकूंगी नहीं क्योंकि ये एग टूट भी जाएगा अगर मैंने झेला नहीं तो, बट अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगी तो ये भी तो मेरे लिए मोशन में है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही है वो हम मोशन में मान लेते हैं। बट क्या ये एक्चुअल डेफिनेशन है? क्या मोशन को हम ऐसा डिफाइन करेंगे कि हाँ, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोल देते हैं? नहीं, फिजिक्स कहता है कि मोशन को आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से मोशन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को स्विच कर रहा है, यानी बार बार चेंज कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं और ये अंडा, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब हम दोनों चल रहे हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस को बार बार स्विच कर रहे हैं, तो इससे हम बोल रहे हैं कि ये मोशन में है। बट टेक एन एग्जाम्पल, अब ये अंडे को मैं मान लेती हूँ स्टेशनरी है और अब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि अंडे के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, यानी कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मूवमेंट हमेशा तब आएगा जब आपके पास में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप क्या कर रहे हो, आपकी पोजीशंस को बार बार चेंज कर रहे हो। चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉपर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि यार बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने लाइफ में देखे होंगे कि मूविंग कार देखी है, आप लोगों ने एरोप्लेन्स को मूव करते हो देखा होगा, बर्ड्स को मूव करते हो देखा होगा। तो ये सब क्या है, मोशन में है। बट व्हाट आर द बेस्ट डेफिनेशन फॉर मोशन? तो डेफिनेशन है, if the position of an object varies over time, the object is considered to be in motion. हर टाइम के इंस्टेंट पे, यानी कि आपको पता है टाइम कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना टाइमर निकाल के देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप लोग देखोगे जब मैं इस पोजीशन से, लेट्स अज्यूम दिस इज माय पोजीशन ए, तो मैं पोजीशन ए से बी पर जब मूव कर रही हूँ तो यार ये पोजीशन बदलते से ही क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, और मैं अपनी पोजीशन बदल रही हूँ। तो व्हाट इज दिस? आई एम इन मोशन, मैं मोशन में हूँ। तो यही बोल रहा है कि यार समय के साथ में, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम हमारी पोजीशन को स्विच करते हैं। तो वी आर इन मोशन। जैसे कि एक बस मूव कर रही है, तो क्या कर रही है बस जो है बेटा, कंटिन्यूअसली टाइम कैसा, टाइम तो भाई टाइम नहीं रुकता, टाइम किसी का सगा नहीं है, टाइम बस बढ़ते जा रहा है। बट अगर आप उसके साथ में आगे बढ़ रहे हो या अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हो, तो यू आर इन मोशन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू आर इन रेस्ट पोजीशन, ऐसा फिजिक्स बोलती है। ठीक है, तो इन फिजिक्स मोशन इज द फेनोमेनन इन विच ए ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं हूं और ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है। तो अब मोशन को हम कैसे देखेंगे? तो मोशन को मेजर करने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट कब अपनी जो बेटा कह सकते हैं ना कि पोजीशन चेंज करता है, वो होता है रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। यानी कि हर कोई जो मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट होती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है, वो हर किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, जो बोला अभी वो क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला यहाँ पर कि यार वी
डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सबसे पहली तो चीज ये है, तो रेफरेंस पॉइंट ये वो पॉइंट है जहां से हम हमारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि यार हमारा जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मैं ये इस पॉइंट पर खड़ी हूं एंड मैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूं? ऑब्जर्व कर रही हूं। तो लेट्स एज्यूम कि मैं इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रही हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां से मैं देख रही हूं कि यार ये पर्टिकुलर चीज जा रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे रेफरेंस में सामने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है? मोशन में है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, मोशन रिलेटिव टर्म है। अब ये रिलेटिव टर्म को हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, पर समझो कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में मोशन अलग अलग हो सकता है। अगर आप चांद पर बैठे हो तो आपको दिखेगा, चांद पर नहीं, मान लो आप चांद के अलावा हम लोग कहीं चले जाते हैं, जैसे मान लो आप यूनिवर्स में कहीं पर हो जहां से आपको अर्थ और सन दिखाई पड़ रहे हो। सोचो कि यू आर इन यूनिवर्स और आपको वहां से अर्थ और सन दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या होगा? आपको दिखेगा कि सन के सराउंड जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है, यानी कि वो मोशन में है। लेकिन जब आप अर्थ पर रहोगे तो यार अर्थ पर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। आप अर्थ पर हो तो अर्थ पर ऐसा लगेगा कि सन हमारे चक्कर लगा रहा है, अर्थ पर हमको लगता है कि सन हमारे चक्कर लगा रहा है। दैट मीन्स कि जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बदल जाएगा। और जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल जाता है तो हमारे लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले मोशन में था वो रेस्ट में हो जाएगा, और जो रेस्ट में था वो मोशन में हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं कि यार वो कैसा होता है? वो रेस्ट में है। यानी कि आप लोग मतलब मुझे देख रहे हो, जस्ट मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी स्विच नहीं करती, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सुभद्रा मैम इन रेस्ट पोजीशन, तो अभी वो फिलहाल रेस्ट में है। बट अगर मैंने मूवमेंट करना चालू कर दिया तो आप लोग बोलोगे कि मैं मोशन में हूँ। बट गाइस एक बात आप लोगों ने नोटिस करी कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पर है और आप अब मुझे देख रहे हो और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कैसी हूं? रेस्ट में हूं। और अगर आप सभी को ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं और घुमा के बस में बिठा दूं, तो मान लो कि आप और आपके दोस्त लोग बस में जा रहे हो, स्कूल बस है, उसमें ट्रैवल कर रहे हो और एक तीसरा दोस्त बाहर खड़ा है बस के। तो जब आप सभी दोस्त उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका जो तीसरा दोस्त है वो पीछे की ओर जा रहा है, वो मोशन में है। लेकिन जो आपका दोस्त बाहर खड़ा है उसे लगेगा कि यार ये तो बस मूविंग है, मेरे सारे दोस्त चल रहे हैं। और जबकि बस के अंदर जितने भी आपके अदर दोस्त लोग हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में होगी। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल देने पर मोशन भी बदल जाता है। मोशन की डेफिनेशन हर किसी के लिए बदल जाती है। सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। चलो, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रही थी मैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में और मोशन में तब बोलोगे जब आपके पास में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते रहते हो। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन भी बदल जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, दैट्स इट। तो ये था आपका छोटा सा मोशन, ठीक है। तो हमने बोला कि पहली बात मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पोजीशन चेंज करते हो इसे हम मोशन में बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन मतलब अपना पोजिशन स्विच नहीं करता तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? वो रेस्ट में है। पॉइंट नंबर 3 कि मोशन और रेस्ट हम डिसाइड कैसे करेंगे? रेफरेंस पॉइंट के थ्रू। तो रेफरेंस पॉइंट हमको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में है। अब चलिए रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा सा अब वापस से समझते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब बेटा वो पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मेरे पास पॉइंट सी है। सी पॉइंट से मैंने क्या कर लिया? अपना मोशन स्टार्ट किया है। मोशन स्टार्ट किया है मतलब मैंने चलना चालू किया है और मैं जाकर के पॉइंट ए पर जा रही हूं। मैंने क्या बोला? मैं पॉइंट सी से पॉइंट ए पर ट्रैवल कर रही हूं, ये रही मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने स्टार्ट किया। तो जिस पॉइंट से मैंने मोशन स्टार्ट किया है दिस इज माय ओरिजिन, या बच्चा आप लोग इसको बोल सकते हो ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया है। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो।
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो गया। तो सी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मैंने स्टार्ट किया, और ए मेरा क्या है बच्चा, जहां पर मैं आकर के अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रही हूं, यहां पे मैं मोशन में नहीं हूं, तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। तो अब बताओ रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है सी, क्योंकि मैंने सी से ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है। सेम चीज है, मैं अगर आपको बोलूं कि चलो यार मैं दिल्ली निवासी, मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, और आप लोग मान लो कि आप एमपी में भोपाल में रहते हो, है ना, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आप एमपी में भोपाल में रहते हो और मैं हूँ दिल्ली की, तो मैं हमेशा रेफरेंस पॉइंट दिल्ली का दूंगी कि दिल्ली से भोपाल इतने किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया है और मैं दिल्ली के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ कि भोपाल कहाँ है। और हो सकता है कि मैं अगर किसी गांव से बिलोंग करती हूँ, लेट्स एग्जाम्पल मैं अपने गांव की बात कर लेती हूँ कि मैं बैतूल के पास एक गांव से रहती हूँ, तो मैं हमेशा बताऊंगी कि दिल्ली के जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको ये बताऊंगी कि मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट के जो मेन शहर है वहां से कुछ दूरी पर एक गांव में रहती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बैतूल को रेफरेंस पॉइंट बना दिया, यानी कि मैं रेफरेंस पॉइंट बार बार बदल सकती हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम क्या करते हैं, मोशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये बच्चा आपका रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। तो हम लोग जनरली रेफरेंस पॉइंट को ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट आप डिपेंड करता है कि किससे आप मेजर कर रहे हो। तो जहां से आप स्टार्ट करते हो जनरली उसे हम ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चा बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो कितने टाइप का मोशन होता है आपके पास में? मोशन होता है सबसे पहला बेटा सर्कुलेटरी मोशन। पहली बात तो ये मोशन मतलब कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कैसे? सर्कुलर पाथ में आप पोजीशन चेंज कर रहे हो। आप पहले यहां थे, फिर यहां गए, 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 यहां गए, ऐसे गोल 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 घूम रहे हो आप। एक बेटा पूरे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो बार 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 बार, तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। कोई भी डाउट है इसके अंदर? अरे कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो पोजीशन तो चेंज हो ही रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देन आपके पास में होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब कि आप जब किसी भी स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन है। सो बेसिकली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और जब हमारा पाथ सीधा होता है, ठीक है, तो सीधे सीधे पाथ पर हम जब भी चलते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो लीनियर मोशन है। देन द इम्पॉर्टेंट मोशन, जो कि बेटा बहुत ही तगड़ा ये मोशन का लेवल थोड़ा अलग है। आप सर्कुलर मोशन पढ़ लीजिए, आप आपका स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ लीजिए, लेकिन ये थोड़ा अलग मोशन होता है। इसे कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटिंग आपका मोशन। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, एक बीच वाली पोजीशन के आगे पीछे मूवमेंट करता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूले देखे होंगे, झूलों में क्या होता है, झूलों में आप लोगों ने देखा होगा झूले जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो जैसे झूला, ठीक है, तो ये झूला है आपका। तो झूले में क्या होता है, स्विंग के अंदर एक चीज होती है, आप लोगों ने देखा होगा स्विंग में एक चीज होती है कि मान लो आप यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, ये आप हो, मान लो ये आप हो, तो आप लोग देखना कि जो स्विंग होता है उसमें एक मिडिल पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, और उसके आगे पीछे आप क्या करते हो, मूवमेंट करते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे गिटार के अंदर आपने देखना, जो स्ट्रिंग होता है गिटार का, उसको जैसे ही आप टर्न करते हो तो वो जो स्ट्रिंग्स होती है वो वहीं पे वाइब्रेट करती है। तो बीच वाली पोजीशन के आगे पीछे गति करती है या मोशन करती है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि आपके पास में अच्छा जो मेजरमेंट क्वांटिटीज होती है उनके बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग मोशन चैप्टर इन डिटेल, हमको एक चीज पढ़नी है, वो है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्पेलिंग, ठीक है। तो बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप लोगों ने पढ़ना क्या है मैं बता देती हूँ। हम पढ़ने वाले हैं कि हर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आप लोगों को पहले बता देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गया, है ना, कैपेसिटी हो गई, एरिया हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या कहलाता है, इनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। और इन
फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करते हैं विद सम पर्टिकुलर यूनिट्स। हम लोग कैसे यूनिट कहते हैं, लेंथ की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, ठीक है, आपके जो मास है उसकी भी एक यूनिट होती है, कैपेसिटी की भी एक यूनिट होती है। तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो हमें बताती है कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या है। जैसे कि लेंथ मैं बोला मैंने, तो लेंथ मेरे पास में मैंने बोला कि 1 किलोमीटर की लेंथ है। व्हाट दैट मीन, आप लोग समझ गए ना कि 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि किसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक के बीच की जो टोटल लेंथ है वो हमारी 1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर इज अ यूनिट। व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट। अगर मैं इसको किलोमीटर को हटा करके मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम लिख लिया तो गाइस क्या होगा, दिस इज मास। आप लोग बोले मैम ये तो मास है, कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाया, यूनिट से। हमको यूनिट से पता चला कि ये मास है। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 1 लीटर, दैट मीन्स मुझे यूनिट से पता चला कि ये कैपेसिटी है। दैट मीन्स यूनिट हमें फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस बताती है। क्या करती है, यूनिट का काम होता है फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस शो करना। चलो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, ईटीसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूनिट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है, दैट्स इट। बहुत सारी है बेटा, ये एक दो नहीं है, ऐसी बहुत सारी है, लगभग नहीं फिर भी बहुत सारी, मतलब मेरे को याद भी नहीं आ रहा इतनी सारी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है और हर किसी की यूनिट अलग होती है, ठीक है। देन आपके पास में कुछ जो जनरल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेंथ। हम लोग लेंथ और टाइम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमको इन दोनों पे फोकस करना है, हमको इन दोनों पर फोकस करना है फॉर हमको चैप्टर नंबर 1 इन मोशन, ठीक है। तो मोशन के लिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे फिलहाल, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते चला जाएगा हम लोग बाकी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के सबका बरोबर है। नाउ आपका जो लेंथ है और टाइम है, तो यार देखो हर किसी को दिख रहा है यहाँ पर कि लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो यार इतने सारे मेजरमेंट की यूनिट क्यों है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट होता था। तो यार जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो किलोमीटर जो अमेरिका है वहां पर काफी ज्यादा यूज करते हैं, मतलब किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर जो है वो अमेरिका, जैसे जो यूएस बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसे हम बोलते हैं MK सिस्टम, बेसिकली आपके पास में MKS सिस्टम बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसमें मीटर के थ्रू हम लेंथ को मेजर करते हैं। सेंटीमीटर जनरली जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो यूज करती थी, ब्रिटेन वासी इसको यूज करते थे। एंड जो मिलीमीटर्स होता है बच्चा, वो तो हम लोग जस्ट उसका मीटर का छोटा भाई है ये, ठीक है, सेंटीमीटर का छोटा भाई है, मिलीमीटर छोटी इकाई होती है, छोटा यूनिट होता है ये, ठीक है। तो हम लोग लेंथ को अलग अलग स्टेट के हिसाब से, आप लोग बोल सकते हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी मेजर करते हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में हो सकता है कि जैसे आप खेत को एकड़ में मेजर करते हो, आप जैसे एक और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं, फुट। हम सभी लोगों को पता होता है कि 15 फुट ऊंचा मकान है ना, पता होता है हमको ये। तो ये फुट हम लोगों ने कैसे सीखा, हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में यूज होता था, हमको पता चल गया। बट एक्चुअली हम जब इंटरनेशनल यूनिट्स में देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पे SI जो सिस्टम होता है उसका यूज किया जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है मेजरमेंट का, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स ही होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो बच्चा यहाँ पर, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ, लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, मास को आप लोग किलोग्राम्स में, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। यानी कि अगर मैं SI यूनिट्स की बात करूं तो लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, और आपका जो बच्चा मास होता है उसको किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। दिस इज द राइट वे इन SI यूनिट्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी अदर यूनिट्स भी है जिसको हम SI में मेजर करते हैं, जैसे कि एम्पियर होगा फॉर करेंट, है ना, और भी कुछ कुछ है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि मेजरमेंट करना हमको आना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग टाइम के साथ में विथ न्यूमेरिकल और डिटेल में समझेंगे। आप सबसे पहले जानते हैं कन्वर्जन आना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यार 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं,
तो इसका मतलब होता है आपके पास में कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1/100 मीटर्स के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीजें कन्वर्जन आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हो, समझना इस चीज को, समझना कि हर जगह पे जो वे ऑफ मेजरमेंट है थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग होगा। जैसे मान लीजिए आप चाइना में हो, है ना, मान लो कि आप इंडिया के हो और आप चाइना गए, तो यार चाइना में जाने के लिए आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी, है ना। आप क्या करते हो, आप हिंदी या इंग्लिश को ट्रांसलेट करोगे चाइनीज में, तब जाके वो चाइनीज बंदा समझ पाएगा, ठीक है। और सेम चीज है, वो चाइनीज बंदे को फिर आपकी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड फिर वो बोलेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन जरूरी होता है समझने के लिए। इसीलिए जब मैं बोल रही हूँ बच्चा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो यू शुड नो कि इट शुड बी इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। इसका नीड क्यों है? क्योंकि जब हम बच्चा किसी भी मेजरमेंट को देखते हैं तो हम किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन लेटर क्लास, या बाद में समझाऊंगी मैं। कि जैसे मैंने मान लीजिए स्पीड बोल दी किसी की, या मैंने बोल दिया कि मेरे घर से दुकान या मेरे घर से जो स्कूल है, जस्ट एज्यूम करो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, और मैंने बोल दिया आपका ये घर है, होम है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है, घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो आपका दोस्त को 1 किलोमीटर नहीं पता कितना होता है, लेकिन ही डू नो कि उसको मीटर पता है। तो आप क्या करोगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर आप बोलोगे कि यार अच्छा 1000 मीटर का डिस्टेंस है घर और स्कूल के बीच का। तो ये बच्चा कन्वर्जन करना बहुत जरूरी होता है। सेम चीज सेकंड्स को आप लोग बेटा लिख सकते हो 1/60, मिनट्स में 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एंड सेम 1 घंटे में 30 मिनट्स यानी कि 60 मिनट्स यानी कि 3600 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जैसे जैसे हम लोग और डिटेल में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको चीजें क्लियर अप हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है आपके पास में ये 2 टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज जिसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं विदाउट डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ लेंथ, तो लेंथ में मेजर करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती। जैसे कि लेंथ को मैं बोल दूंगी 10 मीटर, तो यहाँ पर सब लोग समझना 10 इज मैग्नीट्यूड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, एंड ये जो मीटर है वो क्या है, आपकी यूनिट है विदाउट डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, ये विदाउट डायरेक्शन है। तो फिर विद डायरेक्शन क्या होगा? तो यार यहाँ पर सब एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके स्केलर क्वांटिटीज के टेम्परेचर, मास, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स है। बट वॉट अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज? यार वेक्टर का मतलब होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिक्वायर्ड। यदि मैं आपसे बोल रही हूँ लेंथ, तो लेंथ मेरे पास में 10 मीटर्स है, पर अगर मैंने बोला कि डिस्टेंस, समझना इस चीज को, अगर मैंने बोला डिस्टेंस, ठीक है, तो आपके होम से, जस्ट एज्यूम करो ये आपका होम है, होम से स्कूल, ये आपका स्कूल मान लीजिए, ठीक है, ये आपका स्कूल है, मान लो ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है। तो क्या बोला मैंने कि होम से स्कूल जो है वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दी। दैट मीन्स कि मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस ईस्ट में 10 मीटर्स पर है। क्या क्या मैंने बोला कि मेरे घर से जो स्कूल है वो लेफ्ट में 10 मीटर की दूरी पर है, या मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे घर से मेरे दोस्त का जो घर है वो नॉर्थ में 20 मीटर्स या 200 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ना एक चीज बोली मैंने, लेफ्ट में है, मैंने बोला ईस्ट में है, मैंने बोला नॉर्थ में है, मैंने बोला आगे है, मैंने बोला पीछे है। दिस इज व्हाट, दिस आर द डायरेक्शंस। हमको बताया गया कि हमारी जो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशंस है वो किस साइड है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, जस्ट एज्यूम करो कि ये होम अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि डिस्टेंस किस डायरेक्शन में। तो जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो एग्जाम्पल के लिए हमने बोल दिया कि 10 मीटर ईस्ट, ठीक है,
10 मीटर ईस्ट। चलो अब बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वेक्टर क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन की नीड होती, जैसे कि फोर्स 20 मीटर्स टू द लेफ्ट, वेट 600 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट 50 किलोग्राम्स ईस्ट, ठीक है, सॉरी 50 किलोमीटर ईस्ट, वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, मोमेंटम 250 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड साउथ। समझ रहे हो चीजों को? तो यहाँ पे डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, जबकि अगर आपको एग्जांपल याद हो यहाँ पे विदाउट डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन, इसमें किसी में डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो जहां पर डायरेक्शन आ जाती है दैट्स कॉल्ड वेक्टर, जहां पर नहीं आती है दिस इज योर, सॉरी जिसमें डायरेक्शन आती है वेक्टर, जिसमें नहीं आती है दैट इज स्केलर। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। यार डिस्टेंस क्या चीज होती है सबसे पहले जान लेते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना आप लोगों ने टोटल पाथ ट्रैवल किया है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये आपका होम है, ये क्या आपका, ये आपका होम है, ये मार्केट है, शॉप मान लो इसको, ये फ्रेंड्स हाउस या फ्रेंड्स होम, और ये स्कूल। सब लोग सुनना, मैंने बोला आप आपके घर से मार्केट गए, मार्केट से आपके फ्रेंड के घर आए और फ्रेंड से आप स्कूल आए, तो ये डिस्टेंस होगा 800 मीटर। मान लीजिए कि आपका शॉप है, फिर मैंने बोला कि आपके जो फ्रेंड का हाउस है ये लगभग 1 किलोमीटर फ्रॉम शॉप है, और फिर मैंने बोला कि फ्रेंड के होम से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 600 मीटर्स है। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? तो यार जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 800 प्लस 1000 मीटर्स। सभी लोग सुनना, 1 किलोमीटर को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है जस्ट बिकॉज मैं मीटर में आंसर लेना चाहती हूँ, ठीक है, प्लस 600 कितना आ गया? सो ये हो गया हमारे पास में लगभग 2400 है ना, 2400 मीटर्स यानी 2.4 किलोमीटर्स। अप्रोक्सीमेट कितना? 2.4 किलोमीटर हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जितना आप लोग चले हो उतनी टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, आप किधर भी जाओ, आप ए पॉइंट से बी सी डी ई एफ जी कहीं पर भी जाओ, पर जितना आपने चला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर डिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर आ जाती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या बेटा? वेक्टर है। और ये कैसी थी? ये स्केलर है। ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, ट्रैवल्ड बाय बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी कैसे भी चले। और आपको बता दूं कि डिस्टेंस का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक चीज भूल गई थी मैं, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो क्या होता है बेटा? वो होता है आपका मीटर, ठीक है, वो क्या होता है? मीटर्स होता है। एंड मीटर को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मैं बात कर रही हूँ किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो यार डिस्प्लेसमेंट क्या बला है सबको जान लेती हो बच्चा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या हो जाएगा? वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा आपके पास में कि इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। कहने का मतलब ये है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप पॉइंट ए से चलना चालू कर रहे हो, आप पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, आप पॉइंट बी से फिर पॉइंट सी पर गए, आप सी से फिर वापस से बेटा मान लीजिए कोई पॉइंट इधर डी पर है, और डी से फिर बच्चा आप लोग यहाँ पर पॉइंट ए पर आ रहे हो। जरा 4 कंडीशन नोटिस करना। यू आर मूविंग टूवर्ड्स ए टू सी डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ए टू सी डायरेक्शन। ओके, ए टू सी डायरेक्शन। तो जस्ट एज्यूम कि ये आपने 1 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, और ये जो डी के बीच का डिस्टेंस है डी तक के, लेट्स एज्यूम कि डी पर आपने 20 मीटर चला है, और आपने फिर डी पॉइंट से यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट पर है ना, वापस से ए पॉइंट पर चला है 3 मीटर, ठीक है। चलो, सो नाउ पॉइंट ए टू बी आपने 1 मीटर चला, पॉइंट ए टू बी टू सी
आपने 2 मीटर चला है, सो इट विल बी योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। चलो अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। व्हाट दैट मीन, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हो, आप सिंगल एक बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोग पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव किए, फिर बी पॉइंट से आप सी पर जा रहे हो, आप एक ही डायरेक्शन में सीधे 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 चले जा रहे हो, दैट इज योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा हमारे पास में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अब जब क्या हुआ, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। सब लोग अब नोटिस करना, हम बात कर रहे हैं पॉइंट सी टू डी की, यानी कि अब उल्टी, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। अब यार हम पॉइंट्स चेंज कर दिए, मैं अब इसको मिटा रही हूं एंड गाइस मैं अब आपको बताती हूं कि आपका जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा। तो यार अब सब लोग देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक दैट। यहां पे अब क्या होगा, चलो अब कहानी में मजा आएगा। अब कहानी में क्या है, ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अब पॉइंट सी से हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। सी टू डी हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे बेटा, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव। यानी कि जब मैं सी से डी की तरफ, मतलब मैं पहले ऐसे जा रही थी, अब नाउ आई चेंज माई डायरेक्शन जस्ट 180 डिग्री, तो अब मैं ऐसे जा रही हूँ, तो दिस विल बी माई नेगेटिव डायरेक्शन। पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रही थी और अब इसके अपोजिट जाऊंगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर जो चली हुई डिस्टेंस है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि -20 मीटर्स। एंड देन यहां पे बच्चा फिर मैंने डी से ए की डायरेक्शन, मतलब अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रही हूं तो ये फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, दिस इज साइन एंड दिस विल बी लाइक यहां पे इस पॉइंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, डायरेक्शन चेंज करने पर सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो हम सेम एग्जांपल उठाते हैं 800 1 किलोमीटर 600, ठीक है। ये यहां से यहां तक कि 800, यहां से आ सकते 1 किलोमीटर्स, ये है लगभग 600 मीटर्स। ओके, सो गाइस अब मेरे को बताना कि होम से लेकर स्कूल के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो, तो बेटा हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, यानी कि आपके डेस्टिनेशन और आपका जो इनिशियल पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, जैसे एग्ज्यूम कर लो 100 मीटर्स है ये, तो ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यानी कि आप कितनों ही बड़े आप पहाड़ चढ़ के क्यों ना गए हो, लेकिन बच्चा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में ये पॉइंट ए है, अब मैंने पॉइंट ए से घुमा करके पॉइंट बी पे क्या कर दिया है, अपना पोजीशन, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है मेरा, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों कैसे है, सेम है। पॉइंट ए से शुरू किया, घूम के पॉइंट ए पर आई मैं सर्कल में, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे चूंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है बच्चा, तो इस पोजीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। सिंपल, सेम चीज बच्चा अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि 0 डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सब तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने बोल दिया आप लोग पॉइंट ए से टुवर्ड्स कहाँ चले हो, पॉइंट सी तरफ चले हो, तो दिस इज ए टू सी डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे 100 मीटर चले हो तो इसके अपोजिट चलोगे तो वो नेगेटिव 100 होगा, यानी कि अगर मैं सी से मान लीजिए डी पर जा रही हूँ तो ये मान लीजिए कि 300 का डिस्टेंस है, तो दिस विल बी -300। तो यार यहाँ पर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट जो है
वो पॉइंट ए और डी के बीच का होगा, यानी कि ये मेरा स्टार्ट पॉइंट था। तो स्टार्ट पॉइंट से फाइनल जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा -300 प्लस 100 यानी कि -200। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस साइन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बच्चा, तो नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए टू सी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए टू सी, समझे, यानी कि ए टू सी की अपोजिट डायरेक्शन में -200, दैट मीन्स कि ए स्टार्टिंग पॉइंट था तो रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट में कितना -200 पर डी है। दिस इज शोइंग दैट दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैं घूम कर वापस से मान लीजिए ए पॉइंट पर आ गई, तो यार सब कुछ तो घूम फिर के क्या हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ए पॉइंट पर वापस आ गई, तो इट विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। तो ये होता है आपका क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चा अब आपके पास में होमवर्क है। ठीक है, अब आपके पास में क्या है बच्चा, अब आपके पास में यहाँ पर होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि मान लीजिए ये स्कूल है, ये आपका घर है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इतना कर लोगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो भाई टाइप्स ऑफ मोशन कितना टाइप के होते हैं, तो मोशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर, या बेटा एक को बोलते हो आप लोग यूनिफॉर्म, और दूसरा का होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसमें मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अलग अलग। अब यूनिफॉर्म मतलब कि टाइम के साथ, सुनना, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे लिख देते हो WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस सेम है। विथ मतलब सुनो, इसको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ना कर दूं, इसलिए थोड़ा और क्लियर लिख देती हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि हर टाइम इंटरवल पे, एवरी टाइम इंटरवल is equal to same distance traveled। स्पेलिंग देखना यार इसकी, है ना। ठीक है, चलो तो बताना मुझे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एवरी टाइम इंटरवल में, यानी मान लो कि मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना एक चार्ट बनाती हूँ, एक चार्ट बना रही हूँ मैं, समझना सब लोग ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ये टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। मैंने बोला एक सेकेंड में मैं 10 मीटर चल रही हूँ, दूसरे सेकेंड में मैं 20 मीटर चल रही हूँ, थर्ड सेकेंड में मैं 30 मीटर चल रही हूँ, फोर्थ सेकेंड में मैं 40 मीटर चल रही हूँ, 5 सेकेंड में मैं 50 मीटर चल रही हूँ, 6 सेकेंड में मैं 60 मीटर चल रही हूँ, 7 पे मैं 70 मीटर चल रही हूँ। तो यार डिस्टेंस क्या में है, मीटर में है, टाइम जो है मेरे पास में सेकेंड्स में। सब लोग सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं जैसे जैसे हर टाइम इंटरवल को बढ़ा रही हूँ, आप देखो कि यहाँ पे हर टाइम इंटरवल में मेरे पास में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितनी बढ़ रही है, वो 10 मीटर से बढ़ रही। सब लोग देखो यहाँ पे हर टाइम इंटरवल में 10, 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 यानी कि 10 मीटर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन में एवरी टाइम पर क्या हो रहा है, एवरी टाइम इंटरवल हैज सेम डिस्टेंस ट्रैवल होती है, यानी कि जो इंक्रीज होता है डिस्टेंस में वो एक जैसा आप लोग देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ, यहाँ पे सब घिचमिच है यार, इसमें कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे टाइम लिख दे रही हूँ मैं, टाइम को समझ जाओ सेकेंड्स में है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेम टाइम इंटरवल है, यानी बट यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो अलग अलग है, 60 50 0 20 10। आप लोग यहाँ पर देखो, इस एक ये देखो, एक ये देखो, यहाँ पर देखो, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 60 है, कभी 50 है, कभी 0 है, कभी 30 है, कुछ भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कि टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन इट इज called as uniform motion। but अगर आपके पास कोई object travels unequal distance in equal time interval या equal intervals of time, we called it as a non uniform motion। तो मोस्टली जो हम
बच्चे जो हम ट्रैवल करते हैं, वी ट्रैवल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वाई? क्योंकि हमारे रास्ते में, कभी हम इंडिया में रहते हैं, हमारे रास्ते में कभी बकरी आ जाएगी, सामने से कुत्ता घुस जाएगा, कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा होगा, तो हम हमारी स्पीड को बार बार बदलते रहते हैं। हम एक जैसी जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते। दैट्स वाई बच्चा, हम जो जनरल लाइफ में चलते हैं, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हाईवेज पर होती है। यूनिफॉर्म मोशन आप हाईवेज पर देख सकते हो, सब लोग एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मोशन की। यार मोशन जो है उसका रेट ऑफ चेंज कैसे चेंज करता है, तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यही बहुत तगड़ा टॉपिक है, समझते हैं इसको क्या होता है। ये मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन का मतलब, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। दैट मीन्स, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में हमारा टीनू है, मान लो ये टीनू है और ये हमारे पास में हमारा मोनू है। टीनू और मोनू दोनों दो अपने बच्चे लोग हैं। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। हमने मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब लोग देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और मेरे पास में ना यहाँ पे एक चार्ट बना है, एक चार्ट में दिखा है कि ये घर से निकले 9:30 बजे, 9:30 बजे निकल करके वो 10 मीटर की दूरी तय करे है और 45 पर बच्चा कितना 20 पर पहुंचे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास में है टीनू, देखो ये हमारे पास में कौन है, टीनू है, ठीक है, और ये हमारे पास में कौन है, मोनू है। ठीक है, चलो तो टीनू और मोनू दोनों के सीन देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर्स। जब हमारा जो मोनू है, ये सॉरी ये हमारे पास में कौन है, ये हमारे पास में टीनू है ना, इसको टीनू नाम दे देते हैं अपन, और ये अपने पास में है मीनू। तो भाई टीनू और मीनू की कहानी ये है कि टीनू ने 10 मीटर चला है 10:30 पर। ठीक है, फिर वो जब 9:45 पर देख रहा है अपने आप को, तो उसने 20 मीटर चला। 10 पर देख रहा है उसने 30 मीटर चल रहा है, फिर बोल रहा है वो 40 मीटर 10:15 पे चल रहा। मतलब हर 15 मीटर पे देखो बेटा आप लोग की, हर 15 मिनट में वो कितना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा चल रहा है। तो आप लोग देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कितने समय के अंदर कितना दूरी तय किया। तो अब बताओ मेरे को कि आपका दोस्त मीनू फास्ट है या टीनू फास्ट है, जबकि मीनू सिर्फ 9:12 मीटर की ट्रैवल किया डिस्टेंस, 9:45 पर 19 मीटर ट्रैवल किया है, 10 बजे 23 मीटर, 10:15 पे 35 मीटर, 10:30 पर 37 मीटर, 10:45 पर 41 मीटर और 10:11 पे 44 मीटर ये ट्रैवल कर लिया। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि चलो बताओ कौन सा वाला आपका दोस्त फास्ट है, तेज कौन सा है, तो भाई क्या जवाब दोगे? अरे बोलो भाई क्या जवाब दोगे तुम लोग? तुम बोलोगे मैम मीनू ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस सबसे कम टाइम में ट्रैवल करी है, लेकिन हमारा जो टीनू है वो बार बार अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रहा। उसका जो 11 बजे उसने सिर्फ 44 मीटर ही ट्रैवल किया है। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे टीनू कैसा है, फास्टेस्ट है। टीनू कैसा है भाई, ये टीनू अपना फास्ट है, ये स्लो है। तो हमने कैसे पता लगाया, कौन फास्ट है कौन स्लो है? हमने पता लगाया कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो कितने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज योर बच्चा रेट ऑफ मोशन। जब भी हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है को पता करते हैं, दिस इज योर रेट ऑफ मोशन। तो जो रेट होता है हमेशा टाइम के साथ आप लोगों को देखना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दिस इज योर रेट ऑफ मोशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ मोशन को हम मेजर करते हैं स्पीड से। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड है स्पीड। स्पीड का मतलब आप लोग सब लोग जान रहे हो कि हम सभी ने घर में समझा होगा, सुना होगा कि यार वो गाड़ी बहुत स्पीड से भागती है। हमने ये सुना होगा कि साइकिल से ज्यादा
फास्ट बाइक होती है, बाइसिकल होती है, मतलब आपकी जो साइकिल है उससे फास्ट बाइक होती है। क्यों बाइक होती है, कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि बाइक कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसीलिए हम उसको फास्ट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करी, साइकिल की और बाइक की, मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल कम समय में ज्यादा दूरी तय करती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जबकि जो साइकिल होती है वो काफी ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि साइकिल काफी कम समय के अंदर या काफी ज्यादा समय में बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दैट्स द रीजन बच्चा, यही तो एकमात्र कारण है कि हम स्पीड से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि साइकिल की स्पीड ज्यादा है कि मोटरसाइकिल की, तो आप बोलोगे मैडम मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, साइकिल की नहीं है। तो साइकिल स्लो है, क्यों? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ मोशन यानी स्पीड है वो कम है। तो बच्चा इसे हम बोलते हैं कि कम समय में या ज्यादा समय में या समान समय में कम दूरी तय करी गई साइकिल के द्वारा, जबकि उसी समय अंतराल में बाइक ने ज्यादा दूरी तय कर ली। इसे कहा जाता है स्पीड। साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, जबकि बाइक जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है बच्चा। तो आप लोग देखो कि बाइक जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल ली, जबकि साइकिल कितना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चली है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड बताती है कितने टाइम इंटरवल में कितना ट्रैवल करे हो तुम, कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे हो, इसे हम कहते हैं हमारा स्पीड। तो बेटा स्पीड क्या होगा? स्पीड इज अ मेजर्ड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम। आप लोग देख सकते हो पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। लेट अस एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं और मैं इसको एक बारी और समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चा कि स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में, जैसे यूनिट टाइम मतलब हम सेकंड्स में ले रहे हैं, तो जस्ट एज्यूम कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे वही तो स्पीड है। या मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए बोला कि 1 सेकंड में हमारी जो गाड़ी है वो 10 मीटर चलती है, मैंने बोला 1 सेकंड में मैं 5 मीटर पैदल चल लेती हूँ, दैट मीन्स दिस इज माई स्पीड, की मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वही तो आपकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्पीड। ओके चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो लेट अस एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। एग्जांपल हमारे पास में है द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा आपके पास जो स्पीडोमीटर वगैरह लगे होते हैं बेटा, तो स्पीडोमीटर में एक सीन होता है कि स्पीडोमीटर में ना आपका स्पीडोमीटर ऐसे घूमते रहता है ना, और स्पीडोमीटर में नीचे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। और अगर वहां पर आपने 40 पर अपना कांटा देखा, दैट मीन्स आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, यही बोलेगा वो। तो यार जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी, दैट मीन्स कि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर चल सकते हो, ठीक है। दैट मतलब उसका यही है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज योर स्पीड, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं मोशन को मेजर करने के लिए, यानी कि आप कितने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, दैट विल बी योर मोशन, ठीक है, सॉरी दैट विल बी योर स्पीड। तो आपके पास में यहाँ पर बचा दो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अपोजिट बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड बराबर से होती है आपके पास में डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अगर मैं डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करती हूँ, टाइम को टी से, तो डी बाई टी इज इक्वल्स टू एस। स्पीड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास में स्पीड हो गया। डिस्टेंस का जो यूनिट होगा, यूनिट क्या लिखोगे इसका, यूनिट क्या है, यूनिट होगा आपके पास में, डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं इन एसआई यूनिट एंड टाइम को सेकंड में। तो ये हमारे पास में मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ये दोनों ही आपके यूनिट है। ये कौन सी आपके सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर आपके पास में जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो बात कर लेते बच्चा यूनिट मीटर पर सेकेंड्स। फिर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें कोई बड़ी तोप वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हम लोग टोटली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्पीड जो है डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास में हम लोग बोलेंगे कि यार जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो जो भी आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए स्पीड भी स्केलर ही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास में, मान लीजिए कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर मैं आपको पहले बता देती एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से वही वाला एग्जाम्पल। आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने पास में कि गाड़ी में स्पीडोमीटर ऐसा होता है और नीचे यहाँ पर ट्रैवल डिस्टेंस होती है। बेटा ये ना आपको बताता है कि आपने कितने किलोमीटर चले हैं। ये आपके पास में गाड़ी में, इसको बोलते हैं ऑडोमीटर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडोमीटर बोलते हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस दिखता है। और ये आपके पास में आपकी स्पीड को बताता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। ठीक है, ये स्पीड को शो करता है। तो बेटा स्पीडोमीटर में अगर मान लो आपका जो कांटा है वो यहीं से शुरू होता है, वो इनिशियली 0 होता है, फिर धीमे 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 बढ़ता है। और अगर आपका कांटा जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो बेटा अगर आप लोग 50 किलोमीटर कांस्टेंट, अगर आपका कांटा यहीं पर है और आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो मोशन में, आपके पास में कांटा यहीं पर रख रहे हो, तो आप देखोगे कि आप 1 घंटे में 1 आवर में आपकी ट्रैवल डिस्टेंस होगी 50 किलोमीटर। दैट विल बी योर स्पीड। ये हमारे पास में स्पीड कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है इसका। और यहाँ पर अगर आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर आपके पास में स्पीड आप सेम कांस्टेंट रख रहे हो, है ना, दैट मीन्स आपके पास में जो स्पीड है आपने 50 किलोमीटर पर आवर को ऐसा बिल्कुल रख लिया है, तो आप देखोगे यहाँ पर 50 किलोमीटर से आपका ऑडोमीटर अपडेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि आप लोगों ने स्पीड को रियल लाइफ में कहाँ देखा है। ठीक है, अरे हाँ या ना। अगला, अब आपके पास बात करते हैं बेटा एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड का फंडा थोड़ा ऐसा है कि मान लो आप कहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, आप ऐसी जगह पर ट्रेवल कर रहे हो जहां पे बार बार आपकी जो ट्रैवल्ड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आप बाजार गए या आप घर से निकले बाजार के लिए। अब घर से जब निकलते हो तो मान लो सामने वाले अंकल अपनी कार निकाल रहे थे, तो वो उन्होंने कार अड़ा दी, तो फिर आपको साइड से होकर निकालना पड़ेगा। मान लो खेलते खेलते एक बच्चा आ गया सामने, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप फिर आगे जा रहे हो और फिर अगेन सामने भीड़ भाड़ खड़ी है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, तो आप वहाँ देखोगे कि यार आपको फिर वो दंगे से निकल करके फिर आगे जाना है। फिर मार्केट पहुँचते 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 बीच में बहुत सारे गाय भैंस बकरी वो लोग होते हैं ना सब्जी खाने वाले, वो पड़े हुए, तो फिर आप उनके बीच में से ऐसे ऐसे निकालोगे। तो जब आप ऐसे किसी मोशन में होते हो तो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल बार बार चेंज होती है। आप एक जैसी स्पीड से नहीं चल सकते। आप देखना कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं आपका ऑडोमीटर ऐसे 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 होते रहता है। तो जब भी बच्चा आपके ऑडोमीटर में आपके स्पीडोमीटर में बार बार चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो आपके पास में इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रैक्टिकली बेटा यूनिफॉर्म मोशन इतने सक्सेसफुली पॉसिबल नहीं हो पाती, हाईवेज पे पॉसिबल है। ठीक है, therefore we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि आप घर से निकले और आपने बाजार जाना है। आप निकले हो घर से और 15 मिनट में बाजार पहुंच गए, और जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो बेटा आपको क्या करना है, 15 मिनट आपके पास में टाइम पीरियड था, आपने मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 मिनट में तय किए। ठीक है, विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भाई हमको नहीं पता कि आपकी स्पीड क्या है, तो उस समय हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, और एवरेज स्पीड कैसी होगी वो दी जाएगी आपके पास में ऐसे। कैसे वो दी जाएगी कि भाई कितना ट्रैवल करो, कितना चले हो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपके पास में एक एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, चलो इसका कुछ बच्चा हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। तो भाई फिर से अगेन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ यार, क्या होगी यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगी आपके पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर्स, और यहाँ पे फिर 16 मीटर यानी 16 + 16 हो जाएगी। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय कितना, पहले आपके पास में टोटल टाइम है 4 सेकंड का, फिर 2 सेकंड का, तो यार यहाँ पे क्या करोगे 4 + 2 कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 6, यही होगा ना। ठीक है, 32 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 4 कितना टाइम कटेगा 30, 5 पॉइंट कितना आएगा 5.333, ऐसा कुछ आएगा 5.333 है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी एवरेज स्पीड थी। ठीक है, 32/6 हमारे पास में क्या होगी बेटा, ये एवरेज स्पीड हो गई। तो ये आप लोगों को ऐसे फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, सिंपल लॉजिक। वेलोसिटी बेटा आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर मैंने बोला कि यार अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स कि स्पीड है बट विद डायरेक्शन, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। दैट मीन्स आप लोग देखो यहाँ पे द वेलोसिटी मीनिंग इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। तो आप लोग देखो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जहां से शुरू किया है, देखा है आपने, जिस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको आप ऑब्जर्वर के थ्रू देखो, या आप लोग बोलते हो कि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाले पॉइंट से और टाइम के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है तो उसे हम वेलोसिटी में मान लेते हैं। और वो वेलोसिटी हमेशा, आप इसको सिंपल भाषा में बोलो तो स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ, जैसे मान लो कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली टू बॉम्बे चल रहे हो, तो यार बॉम्बे टू दिल्ली -40 किलोमीटर पर सेकंड की पर आवर की स्पीड से चलोगे। मतलब क्या है, जस्ट एज्यूम करो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो। ठीक है, दिल्ली से आगरा निकाल लेते हैं, दिल्ली से आगरा गए, तो दिल्ली से आगरा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव है। बट अगर आप आगरा से दिल्ली जाओगे, आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अब -50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये बच्चा आपके पास में वेलोसिटी, सॉरी -50 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी हो जाएगा। दिस इज योर ओवरऑल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो बेटा वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग कि यार हमारे पास में जो भी डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, तो यूनिट टाइम में जितना भी आप ऐसा, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पर यूनिट टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आपकी वेलोसिटी होगी। इसका जो एसआई यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम को सेकेंड में, यानी सेम हमारा यूनिट भी है इसका। ठीक है, अगर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग d से भी करते हैं, और कई बार हम लोग s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करें तो बेटा s/t से भी आप लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके, मीटर पर सेकेंड। चलो, the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. So it will be your velocity. ठीक है, चलो तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी में बता चुकी आप लोगों को। अब बात करते हैं इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है, सब लोग समझो। मान लो कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि वेलोसिटी क्या होगी, अपन को नहीं पता यार, क्योंकि देखो हम लोग जब बार बार डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं तो हो
होता ये है कि डायरेक्शन बदलने के साथ साथ वेलोसिटी भी बदल जाती है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप पॉइंट ए से आप पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हो विथ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मैंने आपको बोला कि पॉइंट बी से लेकर के आप पॉइंट ए तक -20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन में रहोगे। तो यहाँ पे हर बार डायरेक्शन आ जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी विथ साइन, यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है यानी कि हम लोग क्या करना है विथ साइन। विथ साइन मतलब कि प्लस माइनस, प्लस माइनस दैट मीन्स कि आपके पास में अगर आप लोग इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट रहेगी। अगर आपने फाइनल वेलोसिटी को प्लस लिया है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे बेस्ड होगी, यानी कि डायरेक्शन को इंक्लूड करके आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी आपकी वेलोसिटी होगा उसका आप लोगों को बस क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, दैट्स इट। वो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं कभी, बट फिर अभी जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसका अलग एक लेक्चर बना रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें, और स्पीड वेलोसिटी को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो, तो अ कार इज मूविंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। दिस इज योर स्पीड, स्पीड में फर्क नहीं पड़ता आप किधर जा रहे हो। द कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल लेगी। लेकिन फिर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो यहाँ पे देखो कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। हियर इज द डायरेक्शन, दिस इज योर वेलोसिटी। ये क्या है तुम्हारे पास में, वेलोसिटी। तो यार वेलोसिटी का प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा के साथ में आएगी, डायरेक्शन के साथ में आएगी। तो बेटा ये डायरेक्शन के साथ में आती है, वो विदाउट डायरेक्शन आती है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर विल बी कम विथ आपके डायरेक्शन। तो इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी बेटा जो वेक्टर क्वांटिटीज 0, पॉजिटिव, नेगेटिव साइन हो सकता है। चलो, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन है आपकी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर का लॉन्ग पूल है। जस्ट एज्यूम करो ये मेरे पास में पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। कितना मीटर लॉन्ग है, ये 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, ठीक है। और अब बोल रहे सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर। दैट मीन्स जस्ट एज्यूम करो ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। आपने जो आपकी जो उषा है, उषा ने यहाँ से तैरना शुरू किया। ये उषा हमारी क्या कर रही है, तैर रही है। तो उषा ने ऐसे तैरना चालू किया, वो गई और वापस आ गई। सब लोग समझो, यहाँ से वो गई है, उसने 90 मीटर चला है, वो वापस रिटर्न आई है, उसने वापस से 90 मीटर चला है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड निकलेगी इसकी कि यार आप लोगों के पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर्स। और कितनी देर में चली है बेटा उसने बोला है कि 1 एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इसने शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में उसने टोटल स्विमिंग पूरा डन किया है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड हमारी उषा की एवरेज वेलोसिटी थी। ये क्या थी बच्चा आपकी, सॉरी एवरेज स्पीड थी। अब बात करते हैं बेटा किसकी, एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। सब लोग देखो यार, एवरेज वेलोसिटी का प्रॉब्लम है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या कर देते हैं इसको 2 कर देते हैं। बट हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि उषा स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जा रही है और वो बच्चा 30 सेकेंड्स में लगभग कवर करेगी। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि जब उषा ने स्टार्ट से एंड तरफ 90 मीटर चला है तो दैट वाज योर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बट एंड से जब उल्टी डायरेक्शन में आई, दैट विल बी योर -90 मीटर्स। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारी जो उषा है उसने क्या कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। ये इसका बेटा ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि
उषा ने स्टार्ट किया, फिर गई आगे, फिर वापस से एंड कर दिया। कहाँ पे? यहीं पे, स्टार्ट से स्टार्ट एंड स्टार्ट, ठीक है। तो यहां से उसने खत्म कर दिया, तो दैट्स इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो इट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम क्या कहते हैं? तो बेटा अब आपके पास में जो नया टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो यार एक्सेलरेशन होता क्या है? जब भी गाड़ी मूवमेंट में होती है, आपको देखना होता है कि यार वेलोसिटी जो है उसकी अगर बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि यार वो एक्सेलरेट हो रही है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब गाड़ी पर आप एक्सेलेटर मारते हो, यार जिसने स्कूटी चलाई होगी वो रिलेट कर सकता है, जिसने गाड़ी भगाई है उसको पता है कि जब हम लोग एक्सेलेटर मारते हैं तो वेलोसिटी जो है धीरे 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 इंक्रीज होती है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी गाड़ी कोई मोशन में होती है, यानी कि स्पीड अप होती है या वेलोसिटी में होती है, तो हमेशा उसके पास में एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जो कि टाइम के साथ में चेंज होते रहता है। तो बेटा बेसिकली आपके पास में एक्सेलरेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन एज, आप लोग उसको लिख सकते हो एज लाइक इफ आपके पास में जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है इफ आपके एक्सेलरेशन को आप लोग ए से रिप्रेजेंट करते हो तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर लिख देती हूं मैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल या टाइम। तो यार जो ए है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि हमारी स्पीड, हमारी जो वेलोसिटी है बार बार बदल रही है, तो आप इसको लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय योर टाइम टी। यही लिख सकते हैं ना हम लोग कि एक्सेलरेशन इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, या इसको हम एक और मेथड में लिख सकते हैं, अगर आपके पास में मान लीजिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू इट्स फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस। तो बेटा इसको हम लोग फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, बेसिकली इसको मैं यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे कोने में लिख दे रही हूँ, जगह नहीं बचा हमारे पास में, तो मैं यहां लिख रही हूं कि एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u डिवाइडेड बाई। क्या हुआ? तो यहाँ पे बच्चा आप लोग देख सकते हो v विल बी योर फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं। बेसिकली हमारा काम क्या है कि वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, वही एक्सेलरेशन होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेम बच्चा आपके पास मैंने बोला कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लोग यहाँ पर हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखोगे, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये हमेशा विथ डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आपके पास में होता है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन इज मेयरली अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। द बॉडीज वेलोसिटी कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। द चेंज इन वेलोसिटी इज रिफर्ड टू एज एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन बॉडी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम बोलते हैं कि यार वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। आपने गाड़ी 0 से स्टार्ट करी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और आप फाइनल वेलोसिटी बढ़ाई रहे हो और गाड़ी में स्पीड दे ही रहे हो और गाड़ी की स्पीड पहुंच गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो यार क्या किया आपने, 0 से स्टार्ट किया और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम बोलते हैं कि हमारे पास में बॉडी जो है वो कैसी है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। वो किस में है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो भाई ये चीज आपको याद रखनी है। फिर सिमिलरली एज वेलोसिटी डिक्रीजेस तो एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव व्हिच इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। और अगर आपके पास में बच्चा जस्ट एज्यूम करो इफ, एंड यहाँ पे एक और केस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा 0 एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपल
सा लॉजिक है आपके पास में, समझो सब लोग समझो, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। अगर यहां पर आपकी v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो भाई जब मैंने बोला कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दैट मींस कि v का वैल्यू बड़ा है u से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। जब मैं बोल रही हूँ कि वेलोसिटी डिक्रीजेस, दैट मींस आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो चुकी है, तो आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, या फिर आप लोग बोलोगे कि ये कम होती है किससे, u से। तो ये आपके पास में नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और जब आपके पास में मैंने बोला जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस कि v इज इक्वल्स टू u है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग बच्चा जीरो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद क्वेश्चंस, तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें मैं क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेटा देखो अभी थ्योरी पढ़ लो, जब हम न्यूमेरिकल्स मारेंगे ना इसके, तो भाई मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, और वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को काफी अच्छे से साइंस ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस अपन लाएंगे, ताकि वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक भी सीखेंगे, नए नए टर्म्स सीखेंगे। अभी सिर्फ चैप्टर काइंड ऑफ वन शॉट में रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट्स इट फॉर दिस। तो मुझे लगता है कि इतना बताना आपको इनफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपके एक्सेलरेशन एक जैसा होता है तो आपका यूनिफॉर्म, जब बार बार एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बार बार बदल रही है यार, तो वो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal time interval of time, so basically बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, और वो सभी के सभी कैसे हो गए बच्चा, वो इक्वल इंटरवल और टाइम के साथ बढ़ रही। जैसे मान लो मैंने बोला कि पहले 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी थी, जस्ट इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अपन, मैंने बोला फर्स्ट सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो मस्त मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड में मान लीजिए ये हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए 4 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप लोग देखो कि जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 मीटर के हिसाब से, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यानी आप लोग देखो यहाँ पर बोला है कि आपकी जो वेलोसिटी या तो बढ़े या तो घटे बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप देखो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दैट विल बी योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर मान लो ये वेलोसिटी बार बार टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो दिस विल बी योर नॉन यूनिफॉर्म acceleration. So an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. For example, if a car travel along a straight road increasing its speed by unequal amount in इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी आपके पास टाइम तो सेम है। जैसे मान लो 1 सेकेंड्स में आपके पास में गाड़ी ने पहले 10 मीटर पकड़ी चाल, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, ये मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है, गाड़ी की वेलोसिटी। सेकंड वाले सेकंड में इसकी मान लो अच्छी एकदम बिल्कुल 20 हो गई, ठीक है। थर्ड वाले सेकंड में इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, तो इसने 5 मीटर पर सेकंड पे डाल दी। फिर 4 सेकंड पे कितनी होगी इसकी स्पीड जो है, मान लो 7 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप लोग देखो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज है वो बार बार बदल रहा है। तो दिस विल गिव यू आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यार ये कैसे करते हैं, चलो बताती हूँ। सो बेसिकली जब भी हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। तो हम इसको जनरली 2 तरीके से दिखाने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले होता है बेटा आपके पास में, एक होता है डिस्टेंस विथ टाइम, और एक होती है आपकी वेलोसिटी या स्पीड, है ना, वेलोसिटी विथ टाइम। तो इस तरीके से 2 ग्राफ आप लोग पढ़ोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी जो एक्स एक्सिस होगी उस पे हम टाइम को एज्यूम करेंगे, और जो वाई एक्सिस होगी उस वाई एक्सिस पर अपन किसको मेजर करेंगे, डिस्टेंस को। और जो इसका स्लोप होता है, जो हमारे को ग्राफ का स्लोप मिलेगा, है ना, तो ग्राफ का स्लोप
क्या देगा, ये आपको देगा इसकी स्पीड। और सेम उल्टा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास में बेटा फिर से एक्स एक्सिस पर आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम को मेंशन करोगे, वाई एक्सिस पर आप लोग मेंशन करने वाले हो किसको, आपके वेलोसिटी को। और जब आपके पास में थर्ड आएगी दैट विल बी योर आपका ग्राफ का स्लोप। तो ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सेलरेशन को। समझे क्या बोला मैंने, आपके पास में बता दो ग्राफ पढ़ने हैं, एक पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अबाउट कि हमारे पास में हम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाता है। और इसका जो स्लोप होता है, यानी मान लो कि हमारे पास में हमने कुछ डिस्टेंस में कुछ कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो वॉट एवर वी प्लॉटेड हमको जो उसका स्लोप मिलता है, जो हमारे पास में जो लाइन मिलेगी वो लाइन उसका स्लोप कहलाता है। तो उस स्लोप का वैल्यू ही हमारा स्पीड हमको मिलता है। वो बोलता है कि ये स्पीड से हमारी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है या फिर बदलती हुई स्पीड है, तो वो आपको मैं बताऊंगी, अभी वेट करो। बट सेम उल्टा इसके यहाँ पर है कि वेलोसिटी में क्या होगा कि हमको एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। तो ये आपके पास में दो टाइप के आपको ग्राफ पढ़ने हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख सकते हो कि the change in the position of an object with a time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform, non-uniform speed, remains at rest, whatever the object is traveling, we can show it. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, we can use the distance time graph to determine the speed of an object. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में मैं बोल रही हूँ कि, तो ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास में एक्स एक्सिस पर मैं टाइम को सेकंड्स में डिवाइड करती हूँ। मैं क्या करती हूँ बच्चा, जैसे हम लोग जनरली जो एक्स एक्सिस होती है उसमें हम लोग टाइम को सेकंड्स में, मिनट्स में या फिर हम लोग आवर में बांट देते हैं। तो हमारे पास में जो एक्स एक्सिस की टाइम एक्सिस होगी उसको सेकंड्स में, मिनट्स में या टाइम में हम लोग या फिर हम लोग आवर में डिवाइड कर लेंगे। जो वाई एक्सिस होगी, तो वाई एक्सिस पर आप लोग जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आपका मन करे उसमें आप बांट सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पर, तो मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ यूनिफॉर्म मोशन का। सो बच्चा ये मेरे पास में एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम इक्वल टाइम इंटरवल्स पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो अब मैं से मान लीजिए मैंने लिया कि यहाँ पर ये मेरे पास में टाइम है, ठीक है, टाइम है, यहाँ पे मेरे पास में डिस्टेंस है। चलो तो अब बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए टाइम मैंने यहाँ पर सेकंड्स में लिया हुआ है और डिस्टेंस आपकी यहाँ पे मीटर्स में ली हुई है, ठीक है। चलो अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप घर से निकले साइकिल से, आपने पहले सेकंड्स में मान लीजिए कि 1 मीटर का डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रैवल किया है, ठीक है। फिर मान लीजिए आप लोगों ने 2 सेकंड्स में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 मीटर में आपने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 मीटर में 4 मीटर का आप लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। सब लोग ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने बोला कि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है। अब क्या करूंगी मैं, इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगी। तो ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, जो मेरी एक्स एक्सिस है, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस पर टाइम ले रही हूं जिसमें मैं 1 यूनिट को इक्वल टू कर रही हूं 1 सेकेंड। मैंने क्या कर दिया, जो यूनिट्स होते हैं, दिस आर द यूनिट्स, है ना। तो ये जो ये कह रहा था बेटा, एक डब्बा 1 यूनिट के बराबर, एक डब्बा के जो एक साइड है वो 1 यूनिट होती है। दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि 1 यूनिट को मैंने 1 सेकेंड मान लिया है, तो दूसरी 2 हो जाएगी, तीसरी 3, तो सो ऑन, ठीक है। फिर सेम मैंने क्या किया, वाई एक्सिस के साथ में, तो यहां पर मैंने वाई एक्सिस पर क्या कर दिया है कि मेरा जो डिस्टेंस था,
तो डिस्टेंस को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है और 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, ये है 1 मीटर के बराबर। सो दैट्स हाउ आवर ग्राफ विल बी प्लॉटेड। तो कैसे प्लॉट करोगे, जहां पर लिखा है मैंने कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो यार ये 1 सेकेंड है, ये टाइम है मेरे पास में, काय में सेकेंड्स में, ये मेरे पास में मीटर्स में डिस्टेंस हो गई। तो 1 मिनट में, सो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने आपके पास में कि 1 सेकेंड्स में 1 मीटर चला है, तो दिस विल बी योर 1 मीटर। 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, 3 सेकेंड्स में 3 मीटर, 4 सेकेंड्स में 4 मीटर, 5 में 5, 6 में 6, तो बेटा 6 में यहाँ पर 6। तो आप लोग देखोगे कि आपको एक पॉइंट ऐसे पॉइंट मिलेगा एंड आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से प्लॉट कर दोगे। सब लोग देखो यहाँ पे, आप क्या करोगे, उससे ऐसे पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे। तो जब ये पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन मिल जाती है आपको। तो बेटा जो ये स्ट्रेट लाइन आप लोग देख रहे हो ना, दिस इज शोइंग कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट पॉइंट अपने कॉपी में लिख लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा यहाँ पे जैसे मान लो पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे में 2, तीसरे में मान लो 5 चल लेता, तीसरे में फिर बदलता है, तो बेटा ये ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं मिलता, वो कुछ भी मिलता फिर आपको, वो कुछ भी मतलब कि आपको फिर ऐसे 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 कुछ भी मिल सकता था, है ना। तो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। बट यूनिफॉर्म कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। फिर बात करते हैं आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में आप देख सकते हो कि आपका जो स्लोप होता है वो आपको ऐसे मिल रहा है, यानी पहले आपने 0 से स्टार्ट किया, फिर आपके पास में जैसे टाइम बढ़ा, पहले थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड बढ़ी। तो आप देखो यहाँ पे कर्व लाइन मिल रही है आपको, ये क्या मिल रही है, कर्व लाइन मिल रही है। तो दिस विल बी योर नॉन यूनिफॉर्म जो आपका मोशन है उसका ग्राफ बन जाएगा। सेम चीज बच्चा आपके पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट पोजीशन। या रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसा मान लीजिए आप आपकी साइकिल लेके घूम रहे हो कहीं पे, ये मान लीजिए आपकी साइकिल है, आप अपनी साइकिल लेके घूम रहे हो और ये साइकिल कैसी होती है, हाँ ये साइकिल है आपकी, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, ठीक है, ये आपकी सीट है, ये आपकी साइकिल है। हाँ, तो साइकिल आप लेकर के ढाबे पे गए, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो और ऐसे दोस्त के घर पे चले गए। तो अब मुझे बताओ कि जब आप घर से निकले, जस्ट एज्यूम करो आप घर से निकले, तो आपने कुछ स्पीड चली होगी एंड फिर आपने आपकी साइकिल को यहाँ पर जाकर के रोक दिया आपके दोस्त के घर पे, और अब साइकिल रुकी हुई है। अब टाइम बढ़ जा रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या हमारे पास में, ये टाइम एक्सिस है, ये मेरे पास में डिस्टेंस है। तो क्या हो रहा है, आप सब लोग देखो यहाँ पर कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल्स बढ़ रहे, बट ये जो यहाँ पे जो मेरी ट्रैवल डिस्टेंस है, ये मेरी क्या है बेटा, ट्रैवल डिस्टेंस है। जस्ट एज्यूम करो कि आप अपने दोस्त के घर पे हो और उस पॉइंट पर आपने साइकिल को रोकी हुई है, तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, लेकिन आपकी साइकिल मूव नहीं कर रही, आप वहीं के वहीं हो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई पैरेलल लाइन शो करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट मीन्स कि वो चीज वहां पर कॉन्स्टेंट है। अगर डिस्टेंस है यहाँ पर आपके y एक्सिस पर, अगर डिस्टेंस शो कर रहा है, दैट मींस डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग बोलते हैं कि इस टाइम पर आपके पास में जो स्पीड है, वो स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, और इस पोजीशन में, जो इस सिचुएशन में आप लोग यहाँ पर पॉइंट देखोगे, तो बेटा यहाँ पे आपको कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेंगी, कांस्टेंट। इसे हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक टाइप से रेस्ट पोजीशन में है। फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ अगर एक साथ बनाना है, तो सब लोग देख लो बच्चा कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे पास में एक चीज और बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर कहीं पे कोई ग्राफ गिवन है, जस्ट एज्यूम करो ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये आपका टाइम है, ये आप लोगों का टाइम है, ये आप लोगों का डिस्टेंस है, ठीक है। 0 1 2 3 4 10 कर दो, 10 20 30 40 50 इन मीटर्स एंड सेकेंड्स। चलो
तो बच्चों मैं क्या बोली, मैंने बोला कि मैं आपको अब बताऊंगी स्पीड कैसे निकालता है किसी ग्राफ के फॉर्म में। तो जस्ट एज्यूम करो ये मेरे पास में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म मोशन है दैट मीन्स मेरे पास में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर्स, सेकंड में मेरे पास में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 20, रुको यार रुको, ये 20, 30, इट इज 40, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब स्पीड कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में जब स्पीड निकाली जाती है बच्चा, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में हमें क्या देखना पड़ता है, स्लोप देखना पड़ता है, हमें स्लोप देखना पड़ता है। तो स्लोप कैसे निकालेगा, तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास में बच्चा यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट के बीच का स्लोप निकाला, जस्ट एज्यूम करो मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालना, मुझे जानना है कि ये स्लोप कितना है, कौन सा बच्चा, ये दो पॉइंट्स के बीच में का स्लोप कितना है। मैं जानना चाहती हूँ कि पॉइंट ए और बी के बीच का जो स्लोप है उसका वैल्यू कितना है। उसके लिए आपको उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। आपको उन पॉइंट्स के बीच की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती है आपके एक्सिस पर, उनको यूज करना पड़ेगा। तो जस्ट एज्यूम करो ये मेरे पास में x1, ये मेरे पास में x2 है, ये मेरे पास में y1 y2 है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी स्लोप निकालोगे तो आपके पास में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो ये आपका स्लोप है, ये किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हो आप इससे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप लोगों ने बस यहाँ पर कोई दो पॉइंट, किसी भी, चाहे बेटा ये ग्राफ भी क्यों ना हो, आपको जब भी स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने के लिए चाहे बेटा मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, जस्ट एज्यूम कर लो मैंने ये दो पॉइंट लिए, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव नीचे जो आपके एक्सिस पर जो वैल्यूज होती है, जैसे ये, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, तो इन दोनों को आपने x1 x2 मान लिया। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, दिस वन एंड दिस वन, तो आपने इन दोनों को फिर वो वैल्यू मान लिया। तो ये आपका हो गया y2, ये हो गया y1, यहाँ पर आपके पास में x2 x1, और फिर आप स्लोप निकाल लोगे। तो आपको इस इंस्टेंट की जो भी बच्चा स्लोप पे, मैंने बोला कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर आपको इसकी स्लोप जो है वो क्या दिखाएगा, आपको उसकी स्पीड शो करेगा। तो एट दैट मोमेंट, इन बिटवीन दैट इंटरवल ऑफ टाइम, मुझे x1 और x2 के बीच के इंटरवल में जो स्पीड है गाड़ी की वो पता चल जाएगी विद हेल्प ऑफ स्लोप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसकी। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन सबको मैंने एक में कर दिया है। जस्ट एज्यूम करो आपने चलना चालू किया है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में डिस्टेंस आपकी ट्रैवल की हुई बढ़ रही है। देन आप लोगों ने देखा यहाँ पर पैरेलल, दिस इज शोइंग स्टेशनरी पोजीशन, या हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन। फिर इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली एंड डिक्रीज हो रहा है बच्चा, ये इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट, या इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो ये क्या होता है, मैंने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा वो आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा तीन केस हो सकते हैं। पहला केस है आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक जैसी वेलोसिटी वाला। सो बेसिकली बच्चा, मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास में टाइम है, यहां पर मेरे पास में मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी ले लिया ऑन वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब बोल रहा है कि एक जैसी वेलोसिटी, जस्ट एज्यूम करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कान खोल करके, कि जो मैं टाइम इंटरवल्स ले रही हूँ, जस्ट एज्यूम करो ये है 10 20 30 40 50। अब सब लोगों को पता है, मैंने बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट दैट मीन, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है मेरे पास में, जस्ट एज्यूम करो कि 0th सेकेंड पे मेरी पोजीशन कहाँ पर थी, 0 थी। मतलब मेरी जो वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 0th पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फिर मैंने 1 सेकेंड पर आई, मैं कहां पर आई, मैं 1 सेकेंड पर आई, और 1 सेकेंड में वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे एज्यूम करो 10 मीटर पर सेकेंड है, और मैं
बस 10 मीटर पर सेकेंड पर ही रुक गई। मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड में मेरी जो स्पीड है वो कितनी, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर चली हूँ, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर आई हूँ, मेरी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और मैं अपनी नेक्स्ट 2 सेकेंड पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स मेरी जो टाइम है वो बढ़ती चली जा रही है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं बच्चा आपके पास में कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप देखोगे कि आपको पॉइंट हमेशा कांस्टेंट मिलेंगे ऐसे। तो ये जब आप पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको बच्चा एक पैरेलल ग्राफ मिलेगा, तो आपकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जब ये कांस्टेंट हुई दैट मीन्स हमारे पास में a होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे बच्चा आपके पास में v इज इक्वल्स टू u, दैट मीन्स a विल बी 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब कुछ कैसा है, सेम है। यानी कि इसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप लोग देखो, यहाँ से इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। चलो, तो मैंने बोला बच्चा आपके पास में कि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। तो एक एक्सिस पर टाइम है, एक पर मैंने क्या कर दिया, एक पर मैंने लिख दी वेलोसिटी। अब क्या काम करना है मेरे को, मैंने बोला 1 सेकेंड में आपकी जो 0 पे 0 वेलोसिटी है, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 है, दूसरे पे 20 है, थर्ड वाले सेकेंड पे 40 है, फोर्थ पे आपकी 50 है। तो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बेसिकली हमने क्या बोला कि पहले आपकी जो गाड़ी की चाल है वो कितनी बच्चा, आपके पहले 0 थी, आप लोग शुरू कर रहे हो, अब आपकी वेलोसिटी पहले सेकंड पे 10 हुई, दूसरे पे 20, थर्ड वाले पे आपकी कितनी होगी 40, फिर 50। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी किसमें बच्चा, ये मीटर पर सेकंड में, टाइम जो है वो सेकंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी ये हो गई, दिस इज योर वेलोसिटी। टाइम आपके पास में क्या है, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन टाइम इन सेकेंड। चलो, तो अब बच्चा क्या बोला मैंने, सब लोग अब ग्राफ प्लॉट करो, सब लोग ग्राफ प्लॉट करो, 1 पे 10 तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, दिस वन। 2 पे 20 तो दिस वन इज लाइक दिस हियर। 3 पे यहाँ पे कहीं, 4 पे सो इज यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो जब आप प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जस्ट एज्यूम करो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। मेरे पास में स्केल नहीं है बट गाइस समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बताते हैं आपके पास में कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है बच्चा, पॉजिटिव है। यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है। याद रखना, जैसे मैंने आपको स्पीड बताया था, यहाँ पर सब लोग देखो, ये जो है ना ये स्लोप, ये बताता है एक जैसा कांस्टेंट स्पीड को। यहाँ पर भी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इंक्रीज क्या हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ में, सेम टाइम इंटरवल पर सेम वेलोसिटी, सेम टाइम इंटरवल पर सेम टाइम वेलोसिटी, सेम टाइम इंटरवल पर सेम वेलोसिटी, सेम टाइम इंटरवल पर सेम वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं हमारे पास में कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो, अब केस 3 में बोल रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जैसे मान लो कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, कांस्टेंट हुई, फिर इंक्रीज हुई, और अब मैंने ब्रेक लगा दिया, मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो बेटा यहाँ पे दिस स्लोप इज शोइंग यू, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। अब सब लोग देखो यहाँ पर, सब लोग देखो यहाँ पर, दिस इज योर पॉजिटिव ए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ए यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर बेटा अब मैं ये देखो, यहाँ पर भी ए क्या है, 0 है। यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव है। ओके, चलो
देन सबसे लास्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव है, क्यों, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो दिस विल बी योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं बच्चा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप लोगों को बता दूं, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपके पास में वेलोसिटी कैसे भी बदल सकती है और एक्सेलरेशन बार बार बदलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है उसमें आपके पास में हर बार एक जैसा आपको ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी बोल रही हूँ यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन, बेसिकली आपके पास में डीएसेलरेटेड जो मोशन होता है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म जो आपकी एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशंस की। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ये हम कह सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, आपका जो स्पीड होता है मतलब वही डिस्टेंस और टाइम, इनके मध्य में क्या करता है, रिलेशन बताता है। तो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि न्यूटन जी दिए थे, तो न्यूटन जी ने सोचा था कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको एक दूसरे से रिलेट कर सके, तो इसलिए इन्होंने 3 जो मोशन के जो इक्वेशन है वो दिए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इक्वेशंस है। किसी भी इंस्टेंट टाइम पर किसी की वेलोसिटी निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है, तो उस सब के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड दिस आर द वेरी बेस्ट इक्वेशन फॉर मोशन, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय it in a certain time interval by set of equation known as equations of motion. For example, set of equations are आपके पास में जो equation of motion है वो basically 3 होती है। The first one is your v equals to ut plus sorry आपके पास में हो जाएगा v is equals to u plus at। तो this one is your first मोशन ऑफ इक्वेशन। कहाँ से आई, ये आई बच्चा आपके पास में एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। दिस मोशन की जो इक्वेशन है ये आती है आपके फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आप सभी लोग देखिएगा कि जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो तो हम लोग बोलते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो यार चेंज इन वेलोसिटी है वही हमारे पास में बताता है सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में, अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को एस से, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये कब होता है, ये हमें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, जहां पर जो एस है बच्चा, तो बेसिकली एस इज व्हाट, एस इज योर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, यस आप बच्चा ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि कहां पर है। तो पर्टिकुलर टाइम, आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली हमारा जो रिलेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और किसके बीच में होता है, वेलोसिटी के बीच में होता है। तो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड हम इसका यूज कैसे करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बन के वो आएगा विद न्यूमेरिकल्स एंड सब क्वेश्चंस के साथ में, तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है आपका सर्कुलर मोशन, वो भी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हम लोगों ने सर्कुलर मोशन देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रैवल करे तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट हियर इज द पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसे टाइम इंटरवल में एक जैसी वेलोसिटी। हमने सीखा है कि वेलोसिटी बच्चा हर बार टाइम बदलती रहती है, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा बार बार बदलते रहता है। दैट्स वाई इसका वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे आप लोग ये देख रहे हो, अगर मैं इनकी वेलोसिटी देखूं तो देखो पहले यार इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर
नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर बार इनकी डायरेक्शन कैसी हो रही है, बदल रही है। पहले ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन और फिर ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बार 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 चेंज हो रही है। तो जब बच्चा ऐसे ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ में देखें, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है बच्चा, मोशन करता है। मतलब इसकी हर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर डायरेक्शन बार 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 बदलते रहती है। एंड दिस इज व्हाट आवर वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदलती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद हमारे सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी जीरो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन बदलते रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. For example, any point on a propeller spinning at a constant rate is executing uniform circular motion. आपने पंखे के प्रोपेलर्स देखे होंगे, हमारे सन के सराउंड जो अर्थ और प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कल चक्कर लगा रहे हैं। That is also your uniform circular motion, ठीक है। Other example are the second, minute and hour and of watch. ये भी हमारे किसके अच्छे एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जस्ट आंसर करिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस ऑब्जेक्ट, तो जल्दी बताओ मुझे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप सब बोलोगे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, घूमकर पॉइंट ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। बट फॉर वेलोसिटी, यहाँ पे बेटा वेलोसिटी जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि बार बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते रहता है, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग जीरो नहीं मानते। तो फिर इसकी वेलोसिटी कैसे दी जाती है? तो बेटा जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए वेलोसिटी देते हैं, तो वो वेलोसिटी कैन बी गिवन एज v इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह बेटा आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, क्या होगा आपके पास में 2πr/t, ठीक है। वेयर सर्कल की अगर मान लीजिए r जो है बच्चा वो क्या हो जाएगी, रेडियस। तो r क्या है आपके सर्कल की, रेडियस से टेढ़ी हो गई, रुको, r हमारे सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर रेडियस। ये जो 2πr है ये क्या है बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, ये हमारे पास में सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का ये है। तो वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस इज गिवन एज 2πr इफ द athlete take t second to go on once around circular path of radius r, the speed v is given by this formula. So this is the formula for your again meter per second, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल सा फंडा यही है कि जब भी हम किसी भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते होते हैं ना, तो एक चीज तो वहां पे डेफिनेटली तय है, और वो ये कि जब भी सर्कल में आप लोग घूमोगे तो वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन आप लोग देखो यार, सर्कल में हर बार हम लोग हमारी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और हर पोजीशन पे डायरेक्शन हमारी अलग होगी, इसीलिए वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती। और जो वेलोसिटी गिवन बाय वो किससे होती है, जितना हमने सर्कमफेरेंस पूरा डिसाइड किया, हमने जितना सर्कमफेरेंस पूरे के पूरे बॉडी का चला है वही हमारी क्या है बच्चा, वेलोसिटी है। तो दिस इज द वेलोसिटी गिवन बाय गिवन फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं वही बोल रही बच्चा कि न्यूमेरिकल्स और जो अदर क्वेश्चंस है इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा आप लोग मोशन के लिए है ना, मोशन की एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चा कि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतने आसानी से आप मोशन को और अंडरस्टैंड करोगे। वी विल डू मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर क्लास 9th, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ में यार पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। अपने पास में अपन बात करते हैं कि हमारे पास में जो हमारी जो क्लास है आज की, ठीक है, इसको यार एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए प्यारा सा थैंक यू सो मच, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट
कि हम लोगों ने हमारी क्लास करी, आप लोगों ने हमारी क्लास करी, और अब आपको बता देती हूँ कि जो भी हमारी न्यूमेरिकल सेशन है वो भी बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएंगे। बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, हमें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, हमें पता कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप मोशन को इतना बेहतरीन समझ सकते हो और आपकी डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे इसके बाद इसका मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, डोंट वरी यार, मैं हूं आपके साथ में, तो चिंता की क्या बात है। सुभद्रा मैम जब साथ है तो खत्म करते हैं यहाँ पर आपका प्यारा सा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया, थैंक यू सो मच।